इसका समूह। आपको बता दें सार्क कंट्रीज में वर्ल्ड का करीब 3% ज्योग्राफिकल एरिया है, 21% पॉपुलेशन है। 21% तो पॉपुलेशन तो बहुत लार्ज है, तो यह पॉपुलेशन प्रेशर का क्षेत्र है, इसको जरा गौर कीजिएगा। इट इज एन एरिया ऑफ पॉपुलेशन प्रेशर। और इसमें देखिए जो मैंने कहा 3 देश 14 देश 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले हैं, उसमें से 3 देश यहीं पर है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। 3 देश यहीं पर है। वर्ल्ड का सब सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन भारत में, आप जानते हैं। पाकिस्तान में करीब 18 करोड़ लोग हैं और बांग्लादेश में भी करीब 16 करोड़ से कुछ ज़्यादा पॉपुलेशन अभी है। तो ये इसमें जो 8 कंट्री आप जानते हैं, उसमें लेटेस्ट एडिशन था वो जब तालिबान शासन पहला दौर खत्म हुआ था, अफगानिस्तान में डेमोक्रेटिक शासन बढ़ा, तो अफगानिस्तान को भी इसमें इंक्लूड किया गया। कोई बात है? हाँ, सार्क कर दीजिए। तो इसमें अफगानिस्तान को भी इंक्लूड किया गया। देखिए सार्क का हेडक्वार्टर आप जानते होंगे काठमांडू में है और 8 दिसंबर 1985 को विधिवत इसका उद्घाटन हुआ था। लेकिन फर्स्ट टाइम मुजीबुर रहमान ने, जैसे मैंने कहा, इसका यूज किया था। अभी तक इसके 11 कॉन्फ्रेंसेस हो चुके हैं। 11 SEE नहीं, SAARC कंट्रीज का आएगा। आगे चलो। हाँ, देखिए आगे आपको ये सार्क कंट्रीज का संगठन है और देखिए सार्क 8 कंट्री, इसमें 8 कंट्रीज। नाम तो अब जानते हो, नहीं जानते जल्दी जल्दी लिख लीजिए। बांग्लादेश, अब जानते सभी नाम नहीं? देखिए अच्छा, हाँ मैप में ही देख लो भाई। बांग्लादेश, भूटान, ये मालदीव यहाँ पर है, मालदीव है यहाँ पर। हाँ चलिए, ये 8 कंट्री हैं इसके मेंबर्स। अब ये देखिए सार्क का गठन का 5 बेसिक आधार था, 5 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द सार्क इज कंस्टिट्यूटेड। सार्क का 5 बेसिक आधार था। पहला था इट्स डिस्टिंक्टिवनेस, दक्षिण एशिया की अपनी अलग विशिष्टता और पहचान है दुनिया भर में। ये सबसे बड़ा कारण था, क्योंकि आप देख लीजिए यह एक ऐसा प्रदेश है, मेरी बात को गौर समझिए, उत्तर में हिमालय है, इधर मरुस्थल सब है, इधर वन और ऊबर खावर इनपेनिट्रेबल एरिया इधर भरे हुए हैं और इधर सागर है। तो ये डिस्टिंक्ट है, कहीं भी कंटिन्यूटी विद, पहले भी मैंने कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं आपको। दूसरी विशेषता इसकी थी ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी। एक अलग प्रदेश है लेकिन विद इन द एरिया देयर इज ए यूनिक डाइवर्सिटी, और ये डाइवर्सिटी वर्ल्ड के किसी भाग में रिपीटेटिव नहीं है, इसको जगह और कीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि यूएसए का पॉपुलेशन, यूएसए पॉपुलेशन हैज डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड सोशल ग्रुप्स है यूएसए में, लेकिन उसका रिपीटेडनेस है। यूरोपियन मुल्क का है तो यूरोप में उसी मुल्क के लोग हैं, एशियन मुल्क का है तो चीन इंडिया में है, अफ्रीकन है, रेड इंडियन जो है वो सिर्फ वहां का नहीं है, पूरा
पेरू, चिली लेकर वो साइबेरिया के भी कुछ भाग तक चले जाते हैं। तो ये इट इज नॉट ओनली डिस्टिंक्टिव। दूसरा जो महत्वपूर्ण आधार था, ज्योग्राफिक डाइवर्सिटी, भौगोलिक विविधता, चाहे वो फिजिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक है, लेकिन एक विशेष रीजनल फ्रेम के अंतर्गत वो विविधता थी, और वो विविधता पेनिट्रेबल है। दैट्स वाई साउथ एशिया ओरिएंटल कल्चर का हार्टलैंड बना। आपको बता दें, एक बड़ी भूगोलवेत्ता हैं, नाम तो भूल रहे हैं हम पहले, लेकिन उन्होंने एक लिखा है कि साउथ एशिया is completely a diversified distinct cultural region। विविधता है और सबसे अलग कल्चर रीजन है, और संस्कृति के किसी आयाम को ले लीजिए, किसी कंपोनेंट को, that makes it a distinct region, and in every component there is a internal diversity। का ये यूनिक है। जैसे उदाहरण भी दिया है कि बैलगाड़ी की सवारी, कहीं भैंसे का प्रयोग करता है, कहीं बैलगाड़ी, कहीं घोड़ा, लेकिन ये सवारी पूरे दक्षिण एशिया में श्रीलंका से लेकर भूटान तक वहां याक का प्रयोग करता है, सवारी वही है। तो ये डिस्टिंक्टनेस विथ यूनिटी, डाइवर्सिटी विथ यूनिटी, ये यूनिक है क्योंकि फंक्शनल इंटीग्रेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। जैसे चावल की खेती करते हैं, मॉनसून, ये खेती का आधार क्या है? मॉनसून की वर्षा है। तो जहां जैसा वर्षा होता है वैसे फसल लगाता है लोग। बट यूनिटी इज द पैडी फार्मिंग। केरल में सालों भर वर्षा होता है तो वहां धान का फसल अलग है। भारत में 5000 प्रकार से भी अधिक चावल वेराइटीज था, धान का वेराइटी। अब तो हाई वेराइटी आने से बहुत विनिष्ट हो गए, लेकिन था। मिथिला प्रदेश का एक फेमस चावल था, अगर आप में कोई हो गए धान, पहले कि बोट कटिंग होता था उसका, नाव पे चला गया किसान, ऊपरे ऊपर धान, कहते हैं कि पानी जितना बढ़ता था उसी तेजी से धान का पौधा भी बढ़ते रहता था, इतना लंबा हो जाता था। तो ये इसीलिए कहा कि इसके डिस्टिंक्टिव डाइवर्सिटी विथ यूनिटी को कंजर्व करने की जरूरत है। इसको ओरिएंटल कल्चर का हार्टलैंड माना गया, हार्टलैंड ऑफ यूनिटी कल्चर। इसी को एक जोग्राफर हैं बेकर, बहुत फेमस जोग्राफर हुए यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने कहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज ए लैंड ऑफ पैडी कल्चर। धान की संस्कृति का प्रदेश है। और धान इतने प्रकार का होता है, आपके गांव में ही देखिएगा कि अगल बगल 10-20 प्रकार का धान गांव का किसान उत्पन्न आज भी करता है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि इसको एक साथ रखकर हम अपनी विरासत को, यहां विरासत है, कायम रखें। तीसरा था इनॉर्मस नेचुरल रिसोर्सेस। इन सभी देशों में बहुत ही अधिक प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका उपयोग नहीं हो रहा है। ये तभी होगा जब हम एक समूह बनकर इसका उपयोग करें, अदरवाइज शोषण हो रहा है। इंडिया के भी क्या था, आज की परिस्थिति बहुत बदल गया ना, लेकिन वी वेर बेसिकली एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स। हमने तो, अंग्रेजों ने क्या किया, चीनी का कारखाना लगा दिया, कपड़ा बनाने का कुछ कारखाना लगा दिया, लेकिन कपड़ा का उतना ही लगे कि सब आधा से ज्यादा कपास तो यूरोप चला जाए, तो कुछ लगा दिया। वो तो जूट और गन्ना को भी ले जाना चाहता था, जूट को भी ले गया। वर्ल्ड का पहला जूट कारखाना कहाँ लगा, कोई आप भी बता सकते हो? वर्ल्ड का पहला आधुनिक जूट, हमारे यहाँ पहले जूट का कारखाना क्या था, लोग पटुआ को काट के पानी में डुबो देते थे, 8 दिन 10 दिन का निकालते थे, और उसको निकाल लिया, घर में बैठ के रस्सी बनाया। हम लोग जब स्कूल के स्टूडेंट थे तो हम लोग पिताजी बनाते थे, मास्टर साहब का था वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि तुम मेरे मवेशी के लिए वो रस्सी बना कर लाना, तुम हमारे घर के बच्चे के झूला के लिए। अब वो 6ठा-5वां का विद्यार्थी हम लोग क्या बनाते, तो पिताजी बैठ के दिन भर बनाते रहते थे, मास्टर को सेवा करते थे। तो उस समय वो कल्चर था, लेकिन ये पुरानी कल्चर थी हमारी। जूट का पहला आधुनिक कारखाना स्कॉटलैंड में लगा था, डंडी में। डंडी में बहुत फेमस यूनिवर्सिटी भी है,
डंडी एक जगह है स्कॉटलैंड में, DANDEE, वहां पर दुनिया में जूट का पहला कारखाना, अगर हम सही हैं तो गलत, 1834-35 के आसपास लगा, लॉन्ग बैक। लेकिन अभी के ये जूट ले गया वहां, उसका लगाया और रेशा निकाला। अब उनको तो प्रॉब्लम ये था कि रेशा के साथ साथ बहुत सारे उसके अंदर के स्टिक निकलते थे। हमारे यहाँ तो स्टिक का भी उपयोग है, नहीं कुछ होगा तो होलिका दहन होगा, उसमें सब जलाएगा गांव घर में। वहां क्या करता उसको, वो फिर दूसरा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत अधिक हो जाता था। कच्चा जूट जो ले गया तो कारखाना घाटे में चलने लगा। अंग्रेज तो बहुत समझदार था, तुरंत उसको बंद किया और हुगली रीजन में कारखाना लगाया। तो एनफ नेचुरल रिसोर्सेस, लेकिन हमारे सारे मिनरल, अगर आप इंडिया का रेलवे में 1935-40 का देखिए, एक पुराना मैप खोजिए, साइट में मिलेगा रेलवे का, तो आप देखिएगा रेलवे का विकास पॉपुलेशन एरिया में नहीं हुआ है, वो सारा विकास मिनरल बेल्ट में था। मिनरल एरिया को लेकर पोर्ट से जुड़ते गया। आप देखिए पटना में हो ना, आपको मालूम है कि नहीं जानता है, पटना से पहले गया, कोडरमा, धनबाद, हावड़ा रेलवे लाइन बन गया था। ये कहां से जाता है? मिनरल बेल्ट से जाता है। ये रेलवे पटना से पहले गया में बहुत पहले आ गया। ये रेलवे लाइन 1859-60 में बन गया, 63 से पूरा चालू हो गया था। अब पटना में रेलवे 1897-93 में आ गया था और गया को खींच के यहां लाया था। और उसका भी बड़ा कारण ही था कि उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट जा रहा था कि साहब वो शाहबाद, दानापुर, इस समय जो 57 की क्रांति हुई थी, उससे इधर युवाओं में भीतर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट था, तो उनका पुलिस फोर्स वहां आता था, उसको इधर लाने के लिए इस रेलवे का विकास किया। अब मुगल सराय, पटना क्यों लिए, तो बहुत बाद में बना रेलवे, लेटर ऑन, क्योंकि ये पॉपुलेशन को जोड़ना था। पॉपुलेशन नहीं था उनका महत्वपूर्ण, खनन क्षेत्रों को बंदरगाहों से जोड़ना। और ये आजादी के बाद भी, मैं बता दूं आपको, बहुत दिनों तक चला। सही अर्थों में कहिए 1969 के बाद, मिसेस गांधी के आने के बाद कुछ रेलवे पॉलिसी में परिवर्तन हुए, बहुत चेंज नहीं हुआ। रियल चेंजेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 years आर कमिंग, कि वो इसका ट्रांसफर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, पैसेंजर सर्विस के लिए भी, हम सुविधाओं की जरा भी बात, हम एक्सपेंशन ऑफ रेलवे की बात कर रहे हैं, इसको आप जान लीजिए, हम एक्सपेंशन ऑफ रेलवे की बात कर रहे हैं। एक्सपेंशन पॉपुलेशन एरिया में शुरू हुआ, तो इन्होंने कहा साहब कि एनफ रिसोर्सेस है और इसका हम निर्यात करते हैं। अब देखिए मधु कोड़ा एक मुख्यमंत्री था ना, वो जेल काहे चला गया? अरे ये मिनरल घोटाला था ना। अब रोज आयरन ओर निकाल कर, नेक्सस था, डेली यहां से आयरन ओर निकलता था इलीगल माइनिंग से, पोर्ट पर गया, वहां से चीन जाता था, चीन की एक कंपनी ने सबको मालूमाल कर दिया था। तो ये पुराना जो कल्चर था उसी के अंदर ये हो रहा था, अब ये सब रुका है। तो नेचुरल रिसोर्सेस तीसरा पॉइंट हुआ। चौथा था ह्यूमन रिसोर्स, ये भी था। इस प्रदेश में जनसंख्या बहुत अधिक है, 21% जनसंख्या, 3% भूमि है, इसलिए इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा गया कि दिस इज द रीजन वेयर देयर इज एनफ स्कोप टू डेवलप डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। और पांचवा उद्देश्य था, बेस था, पोटेंशियल फॉर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की पूरी संभावनाएं हैं। एंड ये कैसे होगा? डिस्टिंक्टिवनेस को मेंटेन करें, देखिए मेरी बात को, डायवर्सिटी को मेंटेन करें, लेकिन एकता कायम रखें, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हो, मानव संसाधन का विकास हो और संपन्नता की संभावनाओं को सफल बनाएं। ये वो आधारभूत उद्देश्य थे 5 जो कि इसको प्रमोट किया। और कैसे ये हो सकता है, उसमें ये हुआ कि भाई वी कैन डू दिस। एक तो कॉन्फ्रेंस बराबर होना वो दूसरी चीज है, उसमें एक बेसिक पॉलिसी थी, हाउ कुड इट बी
उसको लिखिए पॉइंट देकर, हाउ कुड इट बी अचीव, तो इसके लिए कहा बाय प्रमोशन एंड बाय प्रमोटिंग एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजी, पहला पॉइंट। इसने कहा कि ये तो बेस हुआ, अब कैसे इसको सफल बनाएं, तो बाय प्रमोटिंग एंड शेयरिंग टेक्नोलॉजी, प्रमोट करें और एक दूसरे को शेयर करें। देखिए यहाँ इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं है, कुमार कीजिए, इन्होंने ये दिया कि इंपोर्ट आप अपना, हम लोग आपस में एक दूसरे को तकनीकी आदान प्रदान करें, जिसको जो तकनीकी है जितना भी है उसको कोई आपस में ये कोई भी भेदभाव ना हो। प्रमोटिंग, सब प्रमोट कीजिए, एक दूसरे को सहयोग करें। दूसरा, प्रमोटिंग एंड शेयरिंग स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटी, इसलिए देखिए साउथ एशियन फुटबॉल आदि कई स्पोर्ट्स शुरू हो गए थे, बाद में कल्चरल विजिट शुरू हो गए इन देशों के बीच। तीसरा, प्रमोटिंग द प्रिफरेंशियल ट्रेड, साफ्टा नाम भी आया, प्रिफरेंशियल ट्रेड। प्रिफरेंशियल ट्रेड मतलब प्रिफरेंशियल ट्रेड में क्या था, साफ था कि अगर कोयला की कमी मालदीव में है, मांग है, हम कोयला निर्यात कर रहे हैं, तो और लेने के लिए बाजार में ऑस्ट्रेलिया आ गया है या कोई देश, तो पहला हमारा प्राथमिकता मालदीव होगा। अगर वो पैसा कम बहुत दे रहा है तो उसको निगोशिएशन सेटल करके, प्रिफरेंशियल ट्रेड था, आवश्यक हुआ तो हम उसको लॉन्ग टर्म लोन पर दे देंगे, किस्तवार भुगतान कीजिए, आप आपका घाटा नहीं हो, लेकिन किस्तवार इंस्टॉलमेंट फिक्स कर देंगे, लॉन्ग टर्म पेमेंट के आधार पर देंगे, पार्शियल पेमेंट, और भी कई ढंग के हैं, कुछ कंसेशन और रिबेट भी देंगे जब एक समूह हम लोग बना रहे हैं। तो ये हुआ। फिर था हाँ, वर्किंग टुगेदर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, हम लोग मिलकर आपदा का प्रबंधन करेंगे। आपदा प्रबंधन। अगला पॉइंट था डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, और लास्ट था कॉपरेशन फॉर रीजनल सिक्योरिटी, इस प्रदेश की सुरक्षा, क्योंकि देखिए इस प्रदेश की सुरक्षा में दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण थी कि आप जानते हैं कि सभी महासागरों में भू सामरिक दृष्टि से इंडियन ओशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका सेंट्रल लोकेशन है। तो इनके टेरिटोरियल बेल्ट में, जैसे एक उदाहरण से बतावें कि मेरी बात को से मालदीव या ऊपर जाएगा थोड़ा, और नीचे हम देखना चाहते थे, नहीं आएगा दूसरा, अच्छा छोड़ दो, छोड़िए उतना। आप देखिए, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको तो ये मालूम है ये कौन सी है, ये कोई बताएगा? हाँ, इससे जहाज जो खासकर मैं बता दूं, ये जहाज पानी मतलब वो ट्रेड कार्गो निकलते थे अमेरिका या कई देशों के, वो स्टेट ऑफ मलक्का जाने के क्रम में उधर नहीं जाता था, ऐसे जाता है, ये रूट है उसका, आज भी यही रूट है। स्टेट ऑफ मलक्का जाएगा, उसको टप के वो आगे चला जाता। ये ट्रेड जो है, गौर कीजिएगा, यहां से यहां ये साउथ एशिया के सार्क बेल्ट से गुजरता है, और इसके पूर्व यहां अनादिकाल से लुटेरे बहुत रहते हैं। सोमाली तो है, पहले ये यमन के भी लोग बहुत लुटेरे थे, आजकल कुछ सुधरा है। तो ये जो है नहीं, ये तो ये गल्फ स्ट्रीम है जी, गलती कर, रेड सी यहाँ नीचे में है, ये तुमको लग रहा है इधर होगा, नहीं हो गया, छोड़ दीजिए, बस समझ लेगा, बच्चे पढ़ते हैं। ये तुमको लग रहा था टेढ़ा नहीं होगा, सीधा जाता है करीब करीब, ये तो परसे यहां से भी आप, ये इंपॉर्टेंट नहीं था, रियल ये था मेरे कहने का, ये इस बेल्ट में सार्क जोन से गुजरता था,
समुद्री घाट। ये यूएसए क्या करता था, खासकर पर्टिकुलर यूएसए और भी यूरोपियन कंट्रीज, इन गुंडों से बताने के लिए उसके साथ अपना वो नेवल सिक्योरिटी फोर्स भी डालता था। नेवल सिक्योरिटी फोर्स किसी भी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी या टेरिटोरियल वाटर जो 20 किलोमीटर का है दूरी, नॉटिकल माइल्स, उसके अंदर 12 नॉटिकल 20 पॉइंट कुछ ये किलोमीटर्स, और उसके अंदर नहीं जा सकता है, लेकिन ये पूरा उसके अंदर जा रहा था। तो इसमें थ्रेट था, इनकी स्पाइंग हो रही थी, इनके गतिविधियों का। इसी प्रकार से ये तो कम से कम खबर भी करता था, चीन उधर से आता था तो खबर भी नहीं करता था, घूमते फिरते चला गया। फिर रिपोर्ट आने लगे कि ये सब रास्ते में मालदीव की मछली पकड़ लेता है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि ये इसलिए रीजनल सिक्योरिटी शब्द को मूलतः श्रीलंका ने जुड़वाया जोर देकर। इसका असर सबसे बड़ा ये हुआ, आपको बता दें कि सार्क कंट्रीज ने अपोज किया कि हमारे देशों में, और आज अमेरिकी जहाज या पश्चिमी देशों का जैसे ही यहाँ पर आता है इसके आसपास मालदीव के पहले, इंडियन नेवी टेक्स द कंट्रोल। ये जान लीजिए, इंडियन नेवी इसको यहाँ से वहां तक पहुंचाता है, और उनका नेवी का जो ऑफिसर था उसको अब आगे नहीं वो आता है, वहीं से लौट जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई कि ये इसके साउथ एशियन बेल्ट में कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं हुआ, और इंडियन नेवी को ही दे दिया गया है जिम्मेवारी। इधर जो भी कार्गो किसी देश का गुजरता है उसका वो सिग्नल देकर उसको सूचित करेगा कि जो विंग बनी हुई है, और नहीं करेगा तो उसे पकड़ सकता है, उस पर कार्रवाई भी कर सकता है। लेकिन ये सिक्योरिटी के दृष्टि से एक अच्छा काम हुआ, ये सार्क का ये एक बड़ा उपलब्धि है। लेकिन सार्क गठन में प्रारंभ से ही एक महत्वपूर्ण ये था कि दो चीजों पर हम डिस्कशन कभी नहीं करेंगे जो बना सार्क। वो एक था इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स, भारत पाकिस्तान, तभी सार्क बना भी, क्योंकि यह एक ऐसा कल्चरल रीजन, ज्योग्राफिकल रीजन, पॉलिटिकल रीजन है वर्ल्ड का जहां की हर देश किसी न किसी ढंग से किसी न किसी से उलझा हुआ है। ये जान लीजिए मेरे, हर देश किसी न किसी ढंग से किसी न किसी से उलझा हुआ है। तो भाई तो सफल ही नहीं होगा। पर्पस है डेवलप करने का रीजनल, तो आपसी तनाव को ना लें। और दूसरा ये भी था कि हम लोग वाटर डिस्प्यूट्स को यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी तो उसी से जुड़ा था। कई देशों के भी, भारत, नेपाल, भारत, बांग्लादेश, तो वाटर डिस्प्यूट, टेरिटोरियल डिस्प्यूट, इस दो को हम लोग यही करेंगे। इन्हीं देशों के साथ इसका गठन हुआ। और मैं आपको बताते हैं कि ये दोनों कहानी है इसकी, सार्क गॉट सक्सेस, सार्क गॉट फेल्योर्स। आज सार्क भी पैसिव ऑर्गेनाइजेशन ही है, कारण क्या था उसमें बाद में आते हैं, लेकिन इसके कुछ अचीवमेंट्स को जरूर आप, तो ये सब तो एक्टिविटी अचीवमेंट्स लिखिए। पहला लिखिएगा कि साफ्टा का गठन हुआ, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड, SAFTA, साफ्टा का गठन हुआ। साउथ एशियन आइडेंटिटी, दक्षिण एशिया की सामरिक भौगोलिक पहचान को मान्यता मिली। तीसरा महत्वपूर्ण हुआ कि साउथ एशिया फूड बैंक का स्थापना हुआ, साउथ एशिया फूड बैंक, साउथ एशिया फूड बैंक। चौथा, सार्क डेवलपमेंट फंड की स्थापना हुई, फंड। पांचवा, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ 2010 में। कहाँ हुआ? काठमांडू में हेडक्वार्टर है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, स्टेप 2। सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल का गठन हुआ, मतलब ट्रेड आदि जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशन होगा, सार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। अगर दो देशों के बीच अगर व्यापार से रिलेटेड, खासकर व्यापारी में है या स्मगलिंग आदि सबसे, तो इस काउंसिल को लीगल स्टेटस प्राप्त है, वो उस पर निर्णय देगा, मेंबर सदस्य को मानना है। फिर एक साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, SARSO,
साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन SARSO, ये अगस्त 2011 में गठित हुआ। इसका उद्देश्य ये था कि जैसे मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हैं, एक उदाहरण से बताते हैं, जब से WTO हुआ तो ट्रेड तो उल्टा पुल्टा हो गया है। आप कलकत्ता से लेकर चेन्नई के रामेश्वरम तक चले जाइए, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर जहां जाए, अच्छे होटल में जाएं, चाय पिए तो पूछिए कहाँ का ये चाय है, अगर तो वो कहेगा कोलंबो से आया है, श्रीलंका से आया है। दुनिया भर को चाय भारत पिलाते रहा। हमारा दार्जिलिंग चाय का अभी भी दुनिया में कहीं कोई मैच नहीं है। ये होटल तो पैसा मनमाना लेते हैं, फिर भी वो चाय पिलाते हैं क्योंकि दाम उसके तुलना में कम है। ये इसलिए पिलाते हैं कि सार्क SARSO ने उसका हर कमोडिटी का स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है कि इतनी इतनी मानक को अगर वो पूरा कर सकता है तो भारत का चावल इन देशों में बिकेगा। ये पूरा करेगा तो श्रीलंका का चाय, अब कौन उत्पन्न करता है वो छोड़िए, वो बाजार में गया बिक रहा है। आपने चाय बनाया तो ये स्टैंडर्ड पूरा किया तो इन देशों में बिकेगा। तो भारत के खास करके दार्जिलिंग वैली का हैप्पी वैली चाय दुनिया में सबसे अच्छी, सबसे सुगंधित, सबसे महंगी है। तो भारत तो यहाँ बेचेगा ही नहीं क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रहा है। ये मूल्य का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करता है, क्वालिटी स्टैंडर्डाइजेशन इंस्ट्रूमेंट्स है, ये जान लीजिए मेरी बातों को। ये मूल्य का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं, क्वालिटी मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड अप्रूवल कमेटी है। ये क्वालिटी ऑफ द आइटम्स व्हिच आर इन द ट्रेड, पर्टिकुलरली इन प्रेफरेंशियल ट्रेड। तो परिणाम क्या है कि भारत यहाँ बेच ही नहीं पा रहा है, अपने देश में नहीं बेच पा रहा है क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज तो हो गया लेकिन इससे कम मूल्य पर, वो लागत उसको बहुत है। हैप्पी वैली टी, पता नहीं आप लोग कोई दार्जिलिंग घूमने गए होंगे तो हैप्पी वैली जरूर जाइए, जो नहीं गए हैं जरूर जाइए, जो गए होंगे तो ठीक है। मैं तो गया हूँ, वहाँ चाय की प्रक्रिया सब देखा है, वो दैट इज रियली ए कॉस्टली प्रोसेस। तो वो चाय हैप्पी वैली का ये मैच नहीं कर पा रहा। अच्छा, पहले क्या था, जब ये वर्ल्ड ट्रेड कंपटीशन नहीं था तो सभी बड़े होटल, क्योंकि स्टैंडर्डाइज नहीं था भाई, हैप्पी वैली टी तो एक ज्योग्राफिकल नेम था ऑल ओवर द वर्ल्ड, सभी होटलों में अच्छे मिल रहे थे, दे रहे थे। परिणाम क्या निकला इसका, सो देखिए, आज भारत जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा चाय निर्यातक था, आज भारत से ज्यादा चाय केनिया निर्यात कर रहा है, भारत से ज्यादा चाय मलावी निर्यात कर रहा है, छोटा सा अफ्रीकी देश। क्योंकि इन लोगों की चाय को मिनिमम स्टैंडर्ड WTO द्वारा जो वो भी क्लियरेंस हो गया है। जब क्लियरेंस हो गया तो वो मार्केट में आ गया। आप किसी होटल में जाइए, बड़े से बड़े होटल में, वो चार्ट में है कि दार्जिलिंग टी या हैप्पी वैली टी 200 रुपये कप, और दिया हुआ है कोलंबो टी 50 रुपया कप। तो खैर जो गड़बड़ पैसा कमाया है वो 200 वाला कहेगा, जिसका परिश्रम का वो क्या नहीं 50 ही ठीक है। तो ज्यादा 50 वाले में रहेगा, गड़बड़ वाला तो कम रहेगा। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ा काम सार्क देशों ने पैसिवली, 2-3 काम से, ये आर्बिट्रेशन का गठन, स्टैंडर्डाइजेशन का गठन, ये सब काम सारे तनाव के बीच भी ठीक ढंग से हुए। और इसके बाद देखिए इन्होंने पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाया, आज भी चल रहा है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम, सोशल एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट्स एक्सचेंज प्रोग्राम, टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम, ये सब एक्टिविटीज सार्क देशों में बढ़े हैं। अब ये है कि भारत पाकिस्तान में रिलेशन अच्छा नहीं है तो कम है, नहीं के बराबर हो रहा है, लेकिन अदर देशों से हो रहा है। इसके बाद कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कि एक दूसरे पर विश्वास बढ़े, ये मतलब कि आप जो भी काम करें ये मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अदर्स। अगर उस देश का इंटरेस्ट है इसमें थोड़ी गड़बड़ी होती है। 9वां पॉइंट जो था ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जैसे पाकिस्तान सब वही काम करेगा जिससे कि भारत में कॉन्फिडेंस नहीं बने, भारत का विश्वास ना हो। अब पाकिस्तान अपने चैनल से कहता है कि भारत सबको करता है जिससे कि
हमको कष्ट पहुंचता है। तो ये दिस इज वेयर सार्क इज इनइफेक्टिव। इसलिए कहते हैं सार्क फेल कर गया, क्योंकि 40 साल काफी होता है, 35-40 साल किसी भी संगठन समाज को आगे बढ़ने के लिए। इतने समय में परमाणु बम से बर्बाद होकर भी जापान कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड साल में बर्बाद होने वाला यूरोप कहाँ पहुंच गया। हम सार्क बनाकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चाहे किसी इंडिकेटर पर चले जाएं। अब थोड़ा बहुत बढ़े तो उसकी तुलना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया। समझते, इसका सबसे बड़ा जो कारण है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। इस प्रदेश में संगठन ने शुरू कहा कि भारत शुरू भी रुचि नहीं लेता था, लेकिन बाद में लिया। पॉलिटिकल विल की बहुत कमी है। जैसे हर एक जगह देखिए, इन्वेस्टमेंट के मामले में चीन मालदीव में आ गया, बंदरगाहों के विकास में, टूरिज्म विकास में, बंदरगाह विकास के नाम पर श्रीलंका में आ गया। श्रीलंका तो इकोनॉमिकली ट्रैप हो गया है चीन से, भी इतने कर्ज हो गए हैं। पाकिस्तान चीन के साथ ट्रैप हो गया। तो ये इसलिए हुआ कि दिस वाज ए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हमको बंदरगाह विकसित करना है या हमको टूरिज्म विकसित करना है, सार्क के अनुसार रीजनल कोऑपरेशन के लिए इनकी मिनिस्ट्रियल लेवल बैठक होती, जो आप तकनीकी दे सकते थे, एक दूसरे को करते, विदेशी कम आए तो उतना करने के बदले सीधे इन देशों से इसलिए हुआ कि बड़े टॉल प्रॉमिसेस ये लोग देते हैं, टॉल कंसेशंस देते हैं, क्योंकि ये चाइना वांट्स टू बी ए पावर रिकॉग्नाइज ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए अपने घर में लोगों को सब ठीक मिले ना मिले, दुनिया के बाजार में, दुनिया के पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में चाइना दिखाना चाहता है कि हम गरीब देशों को इतना दे सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये करते हैं। इसी के अंतर्गत इस प्रदेश के कई देश उनके जाल में भी फंसे। और सार्क लीडरशिप ऑफ साउथ एशिया फेल टू रिस्ट्रिक्ट, इसको रोक सकें, इसमें सफल नहीं हुआ। दूसरा सबसे बड़ा कारण सार्क के असफल या आशाओं के अनुरूप न होने का है कश्मीर डिस्प्यूट। इसको भी भारत या हम, लेकिन एज ए स्टूडेंट यू मस्ट राइट इट क्लियरली। सेकेंड इज द कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर मुद्दे पर भारत और चीन, पाकिस्तान इतना उलझा हुआ है कि दोनों सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा संसाधन, सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश है, और ये जब एक साथ बैठने के लिए तैयार नहीं होता है तो सार्क की रेगुलर मीटिंग नहीं होती है। मीटिंग नहीं होती है तो उसमें डिस्कशंस या फर्दर कोई स्ट्रेटेजी बन नहीं पा रही है। और अगर पाकिस्तान में कोई मीटिंग, भारत नहीं जा रहा है, भारत में होगा तो पाकिस्तान नहीं आ रहा है, तो इस प्रकार से कश्मीर डिस्प्यूट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब तीसरा बाद में मुद्दा जुड़ गया, टेररिज्म का मुद्दा। ये कश्मीर में या भारत के अन्य भागों में, इसे देखिए, जैसे अब आपसी सहयोग था, पाकिस्तान इज इन द ग्रे लिस्ट टेररिज्म फंडिंग के मामले पर। अब भारत पाकिस्तान का सपोर्ट तो नहीं करेगा, नहीं कर रहा है, वहां नहीं कर रहा है तो यहाँ वो नाराज होता है। तो या भारत चाहता है कि पाकिस्तान रिमेन इन द ग्रे लिस्ट। उन्होंने भी कई भारतीयों को पकड़ लिया, गलत गलत चार्जेज लगाए। फिर एक जो हम अपना भी कहें तब भी इफेक्ट है कि इंडियन एटीट्यूड बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव नहीं रहा है कई मुद्दों पर, और जो चार्जेस छोटे देश लगाते हैं कि बिग ब्रदरली ट्रीटमेंट जो भारत का है, डिक्टेटिंग ट्रेंड्स, वो ही सार्क में सबसे बड़ा बाधा है। अब ये कितना बड़ा बाधा है हम नहीं कह सकते, लेकिन एक पावर पॉलिटिक्स में ग्लोबल थ्योरी है, सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स, हार्ड पावर पॉलिटिक्स, सॉफ्ट वर्सेस सॉफ्ट, सॉफ्ट वर्सेस हार्ड। कौन पावर पॉलिटिक्स वर्ल्ड या भारत के लिए उचित है एशियन, साउथ एशियन कंट्री कंटेक्स्ट में? तो कहता है इंडिया शुड अडॉप्ट सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स, इंडिया अडॉप्ट हार्ड पावर पॉलिटिक्स। सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स का एक युग था भारत में, कुछ तो वाजपेयी जी ने भी किया, लेकिन सबसे जबरदस्त था जब देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री थे। टेन्यूर छोटा रहा, लेकिन आप जान लें, इंद्र कुमार गुजराल वाज द फॉरेन मिनिस्टर,
उसका नाम ही दे दिया गया था कंसेंट्रिक जोन पावर पॉलिटिक्स इन साउथ एशिया। कंसेंट्रिक जोन, संकेंद्रीय, संकेंद्रीय हुआ हिंदी, राजनीतिक सत्ता या पॉलिसी। इंद्र कुमार गुजराल की निजी ये राजनीतिक समझ थी कि जो कंट्री हमारे नजदीक है उसके प्रति पॉलिटिकल इकोनॉमिक सॉफ्टनेस अधिक से अधिक हो। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस सॉफ्टनेस वुड डिक्रीज एंड ए सिचुएशन कम ऑफ द टफ पॉलिटिक्स, हार्ड पॉलिटिक्स। ये इंद्र कुमार गुजराल की कंसेंट्रिक पावर पॉलिटिक्स साउथ एशिया के लिए बहुत अच्छा था। और आप देखें उसी दौर में इन सार्क देशों के साथ भी कुछ अच्छे कई सीरीज ऑफ मीटिंग आदि हुए, कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश, उसी में वो फरक्का बराज का प्रॉब्लम और भी कई सॉल्यूशन के प्रयास हुए। पर्सनल इंटरेस्ट उन्होंने खुद लिया नेपाल के साथ संबंध को अच्छे करने में। और इसी दौरान देखिए वो शॉर्ट पीरियड था, लेकिन यू मस्ट नो, देखिए 3 पीरियड बड़े महत्वपूर्ण थे साउथ एशिया। और ये शायद ए वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ देवगौड़ा, इसके पहले शॉर्ट पीरियड ऑफ चंद्रशेखर, और इन दोनों के बाद हाफ पार्ट, अर्ली पार्ट ऑफ वाजपेयी गवर्नमेंट, नॉट द लैटर पार्ट, जबकि लाहौर डिक्लेरेशन तक सॉफ्ट एटीट्यूड था। वैसे आप कहिए कि मोदी जी भी वहां गए पाकिस्तान, लेकिन वो सॉफ्ट पॉलिटिक्स नहीं था, वो गलत चार्ज था। मोदी रिमेन विद हार्ड पॉलिटिक्स, शायद इसीलिए वो आना जाना भले ही हो गया, कुछ हुआ नहीं। उसके स्वदग्रहण में भी आए गए, कुछ हुआ नहीं उससे। तो ये मैं कह रहा था आपसे कि ये इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स, ये अधिकतर सार्क देशों की धारणा रहती है, बट इंडिया अडॉप्ट्स ऑफ ए हार्ड पावर पॉलिटिक्स। और हार्ड पावर पॉलिटिक्स का तत्काल देखिए बहुत बड़ा उदाहरण है लॉस हानि। आप जब एग्जाम मान लीजिए सब्जेक्टिव लिखना हो तो बड़ा गार्डेड वर्ड में लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में तो जो मांगता है बताइए कि अभी जो भारत नेपाल संबंध है ये किसका परिणाम है? सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स, हार्ड पावर, ये अक्सर डिबेटेड है और आपको क्लियर जवाब मिलेगा किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, इट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड पावर पॉलिटिक्स। कैसे? जैसे भारत ने जो कहता है नेपाल कि हमारे टेरिटरी में घुसकर ये रोड बना लिया ना लिपू लेक दर्रा तक जाने के लिए, तो रोड एक रात में तो नहीं बना होगा, एक दिन में तो नहीं बना। रोड भारत ने बनाने में लगभग 6 महीने लगाए थे बॉर्डर रोड ने। इस दौरान क्या नेपाल ने एक बार भी भारत को लिखा कि आपका रोड मेरे अंदर बन रहा है? अब दूसरा है कि सगौली समझौता जो है उसको अगर देखिए तो देखने से एक बार कंफ्यूजन हो जाता है, वो बहुत क्लियर है जो काली रिवर से क्या विभाजित होगा और नदियों से। तो एक बार आपको भी कंफ्यूजन लगेगा कि साहब ये तो लगता है वो समझौता दोनों ने मान लिया था, तो वो तो नेपाल का पार्ट है। अब तीसरे पॉइंट पे आइए, इन गांवों में रहने वाले लोग जो हैं वो आज तक टैक्स किसको दे रहे थे? नेपाल राजा को दे रहे थे, भारत को, सब टैक्स भारत को दे रहा है। ये भारत के प्रखंड और प्रशासनिक इकाइयों में खास काम कर रहे हैं, वहां पर ग्रामीण विकास की सुविधाएं भारत ने उपलब्ध कराई लोगों को। उन लोगों को पता नहीं है कि हम नेपाल के रहने वाले हैं। तो टेरिटोरियली अगर सिर्फ जाइए सीमा तो लगता है कि वो उधर है, लेकिन बाय ऑक्यूपेशन सिंस द राजा महाराजा पीरियड, जब से आया वो भारत के साथ रहा। भारत के रास्ते जो लोग लिपि लेक होकर मानसरोवर जाते उसी रास्ते जाते थे, कभी भी तो नेपाल ने नहीं रोका। और नेपाल ने तब रोका जबकि उसका उद्घाटन हो गया, हमारे आर्म फोर्स चलने लगे। इसलिए यह हुआ कि चीन खुद भी अर्ली कंफ्यूज था, उसको लगा भाई, लेकिन बाद में चीन को कोई आंकड़ा मिला होगा बाद में, तो चाइना ने उनको कहा कि ये तो आपके घर घुस गया, या फिर जानकर चुप था, रोड बनने देते हैं तब उसका आएंगे। भारत के लिए बहुत आवश्यक था कि देखिए अगर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया तो आपको बिना समय घुमाए
बैठकर जो 3 बिंदु मैंने बताया उस पर डिस्कशन करती। आप मेरे साथ सब दिन रहे हैं। आप इसके बदले भारत ने कहा कि मैंने ठीक किया, हार्ड पावर पॉलिटिक्स। जितने हार्ड पावर पॉलिटिक्स लिया वो चीन के नजदीक चला गया। भारत विरोधी आवाजें नेपाल में उठने लगी, जो कि कभी ये सब नहीं। मैं तारा आपको कुछ दिन पूर्व नेपाल गया था, तो एक बस से जर्नी कर रहा था, मेरी गाड़ी चक्का पंचर कर गया। मैं अपनी गाड़ी से गया था, लेकिन समस्या हो गई और जहाँ पंचर कर गया बड़ा पहाड़ी था, तो लोगों ने बताया कि अब बस से चले जाइए। कौन बाजार था, कहाँ, वहाँ आराम कीजिए। नहीं, मैं चला गया और वहीं पर मिला भी टायर ट्यूब में, ड्राइवर भी गया साथ। तो हमारे बगल में एक यंग लड़का बैठा हुआ था, वो नेपाली हुआ, और वो क्या उसको कहते हैं, जो विद्रोह करता है प्लेन एरिया में, मधेसी। कि वो मधेसी वो आए, हमारा आदत, हम पूछा कहाँ से हो, वही कहते मधेसी। वो इंजीनियर था। हम बताया भाई ऐसे ऐसे बहुत बढ़िया। तब उसके बाद हम ही कहा कि बड़ा जर्किंग, रोड एकदम आपकी खराब है। उस लड़के ने क्या जवाब से दिया, ये रोड भारत सरकार ही बनाया है। दिस वाज यू सी हार्ड पॉलिटिक्स। ये रोड तो भारत सरकार ने बनाया है। आप चलिए मधेसी, जबकि मधेसी को इंडिया से सॉफ्ट है, मधेसी नाम ही पर मध्य एशियन, और वो सब इंडिया से गए हुए ज्यादा, तो ब्राह्मण यादवाज यही लोग ज्यादा हैं उसमें। तो वो लड़का का जवाब, यू सी ए वेरी सिंपल सिटीजन रिएक्ट्स लाइक दिस। हमने सारे परिचय उसको मिले, ये तो भारत ने बनाया है। आप चलिए सर, आपको हम दिखाएंगे चीन ने जो रोड बनाया है। अब आप देखिए कि विच पॉलिटिक्स वी आर रनिंग, वी आर मिसिंग द कॉपरेशन। एक ऐसा देश जिसको हमने ही बनाया, नहीं तो वो राणा फैमिली जब दखल दिया तो भारतीय आर्मी ने जाकर वहां किया। हमने वहां डेमोक्रेसी, कोयराला आदि को हमने, भारत ने, राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों ने, चंद्रशेखर ने ट्रेन किया सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए। उस लड़के की आवाज में, चलिए सर आपको हम चीन का रोड दिखाते हैं, हमने उसको कुछ पुल डाउन किया। वो थोड़ा इम्प्रेस्ड भी हो गया। हमने उसको कहा कि चल लेंगे तुम्हारे साथ, आज तुमको, लेकिन तुम ये बताओ कि ट्रैफिक वॉल्यूम इस रोड पे ज्यादा है कि उस रोड पे ज्यादा है? तो रोड पहाड़ी क्षेत्र में बनाया, तब भी उतना नहीं। हालांकि इंजीनियर था, वो कहा कि नहीं सर ट्रैफिक तो बहुत यहाँ चलती है। हम कहते जिसपे ज्यादा ट्रैफिक लोड होगा वो गधा जल्दी बूढ़ा होता है। तुम जानते हो कि नहीं जानते हो? जिस गधे पर 24 घंटा लोड डालोगे तो जल्दी बूढ़ा हो जाता है। ये हिंदुस्तान में भी है। तुमको हम ले चलेंगे, और जब तुम जाओगे केरल के रोड्स पर, और दक्षिण भारत में कई रोड्स, तो लगता है कि अमेरिकन रोड्स हो।